Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So after a long time we come back with another topic, that is the leftover part of Nehru's foreign policy. That means what was the foreign policy followed by our Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. इसका फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग चैनल के लिंक में जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 1 के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपने फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट किया था और हमारे इंडिया के डेस्टिनी को डिसाइड किया था, दैट हाउ विल इंडिया मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्यूचर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। That was one event. And on the other hand, another event that was going on the world level, that the world was divided into two parts. That means USA and USSR. जैसा कि वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे, बट नेहरू जी ने ये सोचा कि दोनों पावर ब्लॉक के पार्ट बनने से बेहतर है कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएं। दैट इज वाई नेहरू फॉलोड द इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, which came to be known as non-aligned movement, that is in short NAM. ओके, तो नैम जब उन्होंने बनाया था तो इन ब्रीफ वी कैन से नैम का फर्स्ट पर्पस था कि कॉलोनियलिज्म, जो अभी जिस रास्ते से हमारा देश गुजरा है, कॉलोनियलिज्म, दूसरे फॉरेन कंट्री के कब्जे में हमारा जो देश था, उसको कंप्लीटली खत्म करना है। ठीक है, पहला एम था नॉन अलाइन मूवमेंट का कि कॉलोनियलिज्म को कंप्लीटली हमें खत्म कर देना है अपने इंडिया से। रेसिज्म को खत्म करना है। रेसिज्म, रेस, नस्ल के नाम पे जो लोगों के दरमियान भेदभाव होते हैं, उनको खत्म करना है। ठीक है, किसी भी पावर ब्लॉक्स में फंसे नहीं रहना है और हमें इंडिपेंडेंट पाथ सेलेक्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो 1950s में होता क्या है, अभी नेहरू अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे थे और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का कि उन्होंने उस वक्त ये समझा कि चाइना से दोस्ती करना बेटर था। ठीक है, उनको लग रहा था इट विल बी बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू कीप फ्रेंडशिप विद चाइना, दैट वाज सुपर पावर एट दैट टाइम आल्सो। ओके, तो 1950s में क्या हुआ, बहुत सारे मिलिट्री अलायंस बनने लगे। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंस बाय यूएस। यूएस ने क्या किया, सीटो, सेंटो जैसे मिलिट्री अलायंस बनाए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया कि तुम लोग आओ हमारे पास, हमारे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करो, इन रिटर्न वी विल गिव यू एनी टाइप ऑफ एड, दैट मीन्स हेल्प, किसी भी तरह का हेल्प किया जाएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर मिलिट्री अलायंसेस। ठीक है, तो अब तक इंडिया ने यूएस और यूएसएसआर, दैट मीन्स रशिया एंड अमेरिका, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करके रखा था। ठीक है, अब यूएस क्या कर रहा था, जो मिलिट्री अलायंस बनाया था और इंडिया का उस वक्त था दुश्मन पाकिस्तान, तो यूएस के मिलिट्री अलायंस के लालच में पाकिस्तान चला गया और इंडिया ये बात से डर गया कि अगर पाकिस्तान यूएस के साथ मिल गया और यूएस के मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने के बाद, तो पाकिस्तान इस बात का एडवांटेज लेकर इंडिया में जब अटैक करेगा तो यूएस को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि जब यूएस मिलिट्री अलायंस बनाते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ऑफर करते हैं कि आओ मेरे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करो, इन रिटर्न आई विल हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, देन इंडो यूएस रिलेशंस गॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग रिलेशन हो जाते हैं। अब इंडिया को समझ में नहीं आता है कि यूएस मेरा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि इंडिया तो अभी किसी से दुश्मनी नहीं पाला था। वो बोला था कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे, दैट मीन्स ना ही मेरा कोई दोस्त है ना ही मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन मेरे लिए कोई बुरा भी नहीं है। ठीक है, हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ना ही हमारे जिगरी दोस्त होते हैं ना ही हमारे जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन बस नॉर्मल कैजुअल टाइप के होते हैं। तो इंडिया वैसे ही कैजुअल रिलेशन मेंटेन किया था उस टाइम में। तो अब यूएस मिलिट्री अलायंस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ऑफर करने लगा, तो अब इंडिया कंफ्यूज हो गया। तो इंडिया और यूएस का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो मेंशन किया हुआ है। और उसी बीच में अभी यूएस को वो समझ ही रहा था कि हाउ टू टैकल विद द यूएस। उसी बीच में कश्मीर का मामला सामने आ गया, जिससे नेहरू जी परेशान होने लगे। अब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, कश्मीर का मामला। तो होता क्या है, नेहरू जी यूएनओ का हेल्प लेते हैं। उस वक्त यूएनओ बनाया गया था ना, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो नेहरू जी यूएनओ की हेल्प लेते हैं और उस इशू को, कश्मीर इशू को यूएनओ ले जाते हैं। यूएनओ ले जाते हैं, उसके बाद करते क्या है, यूएनओ में क्या होता है, जब पाकिस्तान, कश्मीर का मुद्दा क्या था, कश्मीर एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसमें
जिसके एरियाज को इंडिया के जरिए क्लेम किया जाता है कि वो मेरा है, पाकिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि वो मेरा है। तो ये कश्मीर के ओनरशिप को लेकर अक्सर इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट होते ही रहते हैं, इवन टिल नाउ अभी तक ही होते रहते हैं। ठीक है। तो नेहरू क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे पाकिस्तान कश्मीर पे आए दिन थ्रेट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। ठीक है। तो कश्मीर का मुद्दा वहां पे बोल सकते हैं एक तरह का डिसऑर्डर था, कश्मीर के लोग भी परेशान थे। तो यूएनओ ले जाने के बाद यूएनओ तो सबसे पहले ऑर्डर देता है कि वहां अटैक करना बंद करो, पाकिस्तान वाले थ्रेट दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, अटैक कर रहे थे, कश्मीर के लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। तो इसलिए यूएनओ ने सबसे पहले ऑर्डर दिया सीज फायर, यानी वहां पे क्या करो, फायर बंद करो, अटैक बंद करो। और पाकिस्तान को कहा कि तुमने जो भी फोर्स क्या बोलते हैं कश्मीर में उतार रखे हैं, उन सभी फोर्स को तुम विड्रॉ कर लो, यानी वापस ले लो। और फिर इतना कहकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतने चालाक, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 है, परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें अमेरिका डोमिनेटिंग है। अब तो अमेरिका के मिलिट्री अलायंस का मेंबर था पाकिस्तान, तो एक तरफ उसने पाकिस्तान को तो समझा बुझा दिया कि अटैक करना बंद कर दो, अपने सारे फोर्स को वापस ले लो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नजर में बुरा ना बनने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करते हैं, इस इशू को पेंडिंग कर देते हैं। मतलब ओनरशिप किसका है वो फाइनल नहीं करके बस नॉर्मल सा प्रिकॉशंस, एक तरह का वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, और ये इशू को पेंडिंग रखते हैं ताकि जब भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट आएगा तो इंडिया को प्रेशराइज करने में ये इशू हमारा हेल्प करेगा। लेकिन रियलिटी में ये इशू सिक्योरिटी काउंसिल रखा था इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, अपने मतलब के लिए। लेकिन रियलिटी में यूएस और रशिया खुद कोल्ड वॉर में फंस गए, तो ये इशू भी कोल्ड वॉर के दरमियान फंस कर रह गया, जो कि सॉल्व नहीं हो पाया। अब क्या था, अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या था, इंडिया का रिलेशन ब्रिटिश के साथ अच्छा था। भले ही ब्रिटेन ने इंडिया में राज किया था, इंडिया को कॉलोनियल कंट्री बनाकर रखा था, लेकिन फिर भी इंडिया ने ब्रिटेन वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा था। यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा था, लेकिन किसी ने भी इंडिया की मदद नहीं की थी उस वक्त कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए। एक तरफ देखा गया यूएस और यूके पाकिस्तान की साइड ले लिए, क्योंकि पाकिस्तान उनके मिलिट्री अलायंस का मेंबर बन चुका था। और उसी तरफ सोवियत यूनियन अपना वीटो पावर, सोवियत यूनियन भी तो है P5 में, यानी परमानेंट मेंबर में। तो जब यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में गया कश्मीर का मुद्दा, तो एक तरफ यूएस यूके पाकिस्तान के साइड में अपना वोट डालते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन, रशिया, इंडिया का जिगरी दोस्त था, वो बोलता है हम इंडिया का साइड लेंगे, हम इंडिया का हेल्प करेंगे। तो जब एक तरफ सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपना वीटो पावर यूज करके वहां इंडिया को बचाए, यानी कश्मीर का फाइनल अभी डिसीजन नहीं हुआ, एटलीस्ट वो रुका हुआ, मतलब अटैक्स वगैरह वो बंद हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब सोवियत यूनियन ने मदद किया था इंडिया का, तो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में जब वहां पे सोवियत यूनियन का मिलिट्री इंटरवेंशन का मुद्दा आया था, ठीक है, यूएनओ के सामने, सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, वो भी मिलिट्री अटैक कर रहा था हंगरी जैसे एरिया में। तो इंडिया वोटेड इन द फेवर ऑफ सोवियत यूनियन। तो जब जनरल असेंबली में वोटिंग हो रहे थे, तो इंडिया सोवियत यूनियन के फेवर में वोट करता है। इस तरह एक ये देखने को मिल रहा है सोवियत यूनियन और इंडिया की अच्छी खासी फ्रेंडशिप मेंटेन रही है। अब क्या होता है, ये तो मामला चलो यहाँ साइड हो गया। अब दूसरा मामला जो आता है नेहरू के पीरियड में, वो तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना को लेकर आता है। ठीक है, चाइना क्या कर देते हैं, तिब्बत वाले इलाके में अटैक करते हैं और बोलते हैं कि तिब्बत वाला इलाका मेरा है। ठीक है, चाइना असल में माओ जेडोंग जो है उनके 5 फिंगर पॉलिसी को वो लोग फॉलो करते हैं, जिसमें तिब्बत भी आते हैं। वो 5 ऐसे एरिया है जिसको बोलते हैं कि चाइना वाले कि ये मेरा एरिया, जिसमें तिब्बत भी है। तो तिब्बत पे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना, मतलब तिब्बत का एरिया चाइना का है, तो चाइना तिब्बत का रीजन वापस लेकर रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो फेमस वॉर होता है, पहले क्या था, इंडिया मेंटेन करके रखा था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखा था चाइना के साथ। हम पहले ही वीडियो में बताए थे, फर्स्ट वाले वीडियो में, कि इंडिया को लग रहा था चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करना सबसे बेस्ट होगा उस वक्त के लिए। तो इसलिए चाइना से अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसने पंसिल की पॉलिसी बनाई थी, जैसे पीसफुल कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामले को मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह को कुछ पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करके रखा गया था। लेकिन चाइना को उस वक्त धुन सवार हो गया ना कि हम अपना तिब्बत रीजन लेंगे, तिब्बत के इलाके को लेंगे, तिब्बत के इलाके को लेंगे। तो इस तरह क्या होता है, ये पंसिल वाला रिलेशन मेंटेन करने के बावजूद, पंसिल के थ्रू पीसफुल फ्रेंडशिप वाला रिलेशन मेंटेन करने के बावजूद क्या करता है, चाइना तिब्बत के इलाके को लेने के लिए अटैक करता है, 1959 में ले लेता है, और इंडियन फोर्सेस पे अटैक कर देता है 1962 में, जो इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू सब चीज तो सही से ले जा रहे थे, लेकिन जो चाइना पे हद से ज्यादा एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो उनका ये पॉलिसी फेल हो गया।
तो नेहरू का जो डॉक्ट्राइन था कि अपना बचाव कर लेंगे फ्रेंडशिप के थ्रू, ये एक फेलियर साबित हो गया। इस तरह नेहरू के फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग में तो बहुत ही बेहतर तरीके से चलाए जा रहे थे, बाद में ये चाइना वाला मामला को लेकर नेहरू के फॉरेन पॉलिसी को फ्रेंडशिप के थ्रू जो फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने की बात थी उसे एक फेलियर माना जाता है। ओके, सो that is what Nehru followed foreign policy of India. Okay, hope these video will be helpful for all of you in order to understand India's foreign policy. And thank you for watching everyone. And if you want me to make any video on any topic, then please suggest in the comment section. Then I will make video in accordance with your own will. Okay, thank you everyone.